हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब तक हम एफपीटीपी, पीआर क्या होते हैं, कैसे इलेक्शन कराए जाते हैं, इंडिया में कौन सा सिस्टम है, इसके बारे में वीडियोस कर चुके हैं। आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, मतलब हमारे देश में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनको रिजर्वेशन किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होता है। बार बार इस वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मतलब ये होता है कि पूरे देश में एक साथ तो इलेक्शन होते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि पीएम के लिए 2 बंदे खड़े हो गए, एक को आपको चुनना है। होता क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो जिस पार्टी के लोग ज़्यादा जीतते हैं वो जाके गवर्नमेंट बनाती है। उसके लिए क्या किया गया है, इतना बड़ा देश है क्योंकि उसके लिए छोटे छोटे ज्योग्राफिकल ग्रुप्स में, ज्योग्राफिकल यूनिट में देश को बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि पूरा देश है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं फॉर लोकसभा। मतलब लोकसभा के लिए 7 लोग चुन के, एमपी जो होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 7 मेंबर जो हैं वो दिल्ली से चुन के वो जाएंगे लोकसभा में। तो इस तरह से सारी स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटा गया है कि हर स्टेट से कितने लोग चुन के जाएंगे वो लोकसभा में, ताकि इजी हो, समझना आसान हो, लोगों को एक छोटा एरिया होगा, पता होगा वहाँ से कौन खड़ा हो रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पूरे देश को लोकसभा के इलेक्शन के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटा गया है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, मतलब ज्योग्राफिकल यूनिट में देश को बांट देना। जब इलेक्शन हो तो उन जगहों के हिसाब से उन स्पेसिफिक यूनिट में लोग खड़े होते हैं अलग अलग दल के, हम उन्हें वोट देते हैं, जो जीतता है वो एमपी या एमएलए के लिए चुना जाता है। ये होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या है। देखिए, आपको पता है, हम शुरू से यही बात पढ़ते आ रहे हैं, हमने दूसरी वाली बुक में भी पढ़ा था कि किस तरह से हमारे देश में बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ये बात आपको पता है कि हमारे देश में शुरू से ही कास्ट सिस्टम बहुत अंदर तक घुसा हुआ था, जिसकी वजह से क्या था, कुछ कास्ट ऐसी थी जिनके साथ शुरू से ही बहुत अत्याचार किया गया, वो बहुत डिप्राइव्ड कंडीशन में शुरू से ही रहीं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी ये बात पता थी कि ये कुछ कास्ट ऐसी हैं, जैसे कि एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, इन लोगों के साथ शुरू से बहुत अत्याचार हुआ है, इसलिए वो बाकी लोगों के लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनमें एजुकेशन लेवल, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बाकियों के बराबर नहीं है। तो अब अगर एफपीटीपी सिस्टम के अंतर्गत चुनाव होते हैं तो क्या होगा कि ये लोग तो पहले ही ना इनके यहाँ एजुकेशन है, ना इनके पास इकोनॉमिक पावर है, तो क्या होगा, जीतेगा कौन चुनाव में? ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहले से ही पावर है, जो पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंस लोग हैं सोसाइटी के, वो ही जीत जाएंगे, और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने बात बिल्कुल क्लियर थी कि हमें इस सेक्शंस को भी बाकी के बराबर लाना है, और लाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि फिर उनको रिजर्वेशन दी जाए। अदरवाइज़ जो ऊंची सेक्शन था, जिनके पास पावर थी, पैसा था, वही जीतते जाते और वही सत्ता में आते जाते, और देश से कभी भी ये कास्ट सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो पाती। इसलिए जो है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू किया गया। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले ही ये बातें शुरू हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज़ को जो है सोचा था, तो उन्होंने भी रिजर्वेशन शुरू करी थी। लेकिन उन्होंने जो रिजर्वेशन सिस्टम रखा था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो रिजर्वेशन सिस्टम रखा है उसमें अंतर है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, ब्रिटिश सिस्टम जब था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी रिजर्वेशन रखी, पर उनके यहाँ क्या था कि जिस कॉन्सिक्वेंसी को उन्होंने रिजर्व कर दिया, वहाँ पर सिर्फ उसी जाति या उसी धर्म के लोग वोट कर सकते थे जिसके लिए वो रिजर्व थी। ठीक है, मान लीजिए जैसे उन्होंने तो देश को, क्योंकि उनका तो बांटो और राज करो वाला सिस्टम था, तो उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम कॉन्सिक्वेंसीज बांट दी थी कि जो हिंदू वाली बांट दी वहाँ सिर्फ हिंदू हिंदू वोट करेंगे, जो मुस्लिम बांट दी वहाँ मुस्लिम मुस्लिम वोट करेंगे। लेकिन ऐसे ही वो और कास्ट के लिए भी करते होंगे। लेकिन ये सिस्टम बहुत ख़तरनाक था, इससे लोगों में दूरियां आने की पूरी आशंका थी और आई भी थी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने ये भी एक उदाहरण था कि भाई हमें ऐसा भी नहीं करना है कि भाई उस धर्म के या उसी जाति के लोग वहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि देश को बांटने का काम करेगा, इतने ज़्यादा जो हमारा डाइवर्स कंट्री है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या उसका हल निकाला
कि रिजर्वेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम घुसा हुआ है, ये लोग जो इतना नीचे बेचारे पहुंच गए, इनको ऊपर लाना है, बाकियों के बराबर रिजर्वेशन करना है, लेकिन अंग्रेज़ों के स्टाइल में नहीं करना है। तो अब क्या रिजर्वेशन किया गया? अब रिजर्वेशन सिस्टम ये किया गया है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसी रिज़र्व कर दी गई हैं कि यहाँ पर सिर्फ एसटी ही खड़े होंगे या यहाँ से सिर्फ एससी ही खड़े होंगे। मतलब वहाँ हर पार्टी का एससी या एसटी कैंडिडेट ही खड़ा होगा, लेकिन वोट सब लोग डालेंगे। तो इससे क्या होगा, किसी तरह का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग राइट सबके पास होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एससी खड़ा हो रहा है तो बस एससी वोट करेंगे, बाकी एससी बैठे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। वोट सब करेंगे, बस उस कॉन्सिक्वेंसी से जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो जो भी रिज़र्व है, जिसके लिए भी रिज़र्व है, अगर एससी के लिए रिज़र्व है तो बस एससी खड़ा होगा, एसटी के लिए रिज़र्व है तो बस एससी खड़ा होगा। तो ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो किया गया है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी के बेस पर जो है वो इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इसका किस तरह से सिस्टम को चुना गया। ठीक है, अब एक बार बता देती हूँ, इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि सारे वोटर्स आर एलिजिबल टू वोट। वोटर्स सब करेंगे, चाहे किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के होंगे, वोट सब करेंगे, बस कैंडिडेट जो है वो जिस कॉन्सिक्वेंसी रिजर्व है वही खड़े होंगे। तो बट द कैंडिडेट मस्ट बी बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर विच द सीट इज़ रिजर्व। ठीक है, समझ गए आप लोग कि कैंडिडेट रिजर्व वाला होगा, जिस भी कास्ट का होगा वो खड़ा होगा, वोट सब लोग करेंगे। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो अब क्या किया है, ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो गई। इसके अलावा लोकसभा में भी और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं उनमें भी सीट्स रिज़र्व कर दी गई हैं कि इतने लोग ज़रूर चुन के आएंगे एससीज़ और एसटीज़ के, क्योंकि ऐसा होता था कि कितना भी आप रिजर्वेशन कर लें वो रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं आ पाता था लोकसभा और राज्य इसमें स्टेट वाली गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर में, इसलिए सीट्स भी रिज़र्व कर दी गई। तो वो सीट्स किस रेशो में रिज़र्व की गई हैं? द नंबर ऑफ़ सीट रिज़र्व इन अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में जितना उनका परसेंटेज है उसी परसेंटेज के हिसाब से सीट्स रिज़र्व कर दी गई हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। मतलब मान लीजिए देश में 10% एससीज़ हैं तो लोकसभा में 10% और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10% सीट जो है वो एससीज़ के लिए रिज़र्व कर दी गई। अगर 2% जो हैं वो एसटीज़ हैं तो 2% सीट्स जो हैं एसटीज़ के लिए दोनों जगह रिज़र्व कर दी गई है। मतलब उन सीट्स पे वो ही लोग आएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि लोकसभा में कितनी सीट्स है, 543। तो जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से क्या रेशो बनता है कि 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज़। मतलब 543 में से 84 जो सीट्स हैं, मतलब 84 सीट्स पे सिर्फ एससीज़ कैंडिडेट आएंगे, और जो 47 सीट्स है उस पर सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा लोकसभा का कि लोकसभा में एससीज़ और एसटीज़ के लिए इतनी इतनी सीट रिज़र्व हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि दोनों सेक्शन के लिए कितनी कितनी सीट्स रिज़र्व है। अब ये बात है कि ये रिज़र्वेशन के लिए जो कॉन्सिक्वेंसीज़ है इसको डिसाइड कौन करता है। ऐसा तो नहीं होता होगा कि जिसका मन करा उस कॉन्सिक्वेंसी को बना दिया कि भाई यहाँ से एससी खड़ा होगा, यहाँ से एसटी खड़ा होगा। देखिए ऐसा नहीं होता, हर चीज़ प्रॉपर वे में की जाती है। तो उसको प्रॉपर वे से करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई गई है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क में या एमसीक्यू में आ सकता है कि वो उस बॉडी का नाम बताइए जो कि कॉन्सिक्वेंसी डिसाइड करती है कि कौन सी रिज़र्व होगी एससी और एसटी के लिए। तो उसको बोला जाता है डिलिमिटेशन कमीशन। वो डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्सिक्वेंसी जो है वो रिज़र्व की जाएगी। ठीक है, इसको बनाता कौन है, इसको अपॉइंट कौन करता है? जो देश के प्रेसिडेंट हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं। और ये किसके साथ मिलकर काम करती है? ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करती है। किस बेस पे ये काम करती है, ये देख लेती है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर एसटी के लिए रिज़र्व कर दिया जाता है वो सीट, और जहाँ पर एससीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो एससीज़ के लिए कर दिया जाता है। अब देखिए जो एसटीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो कुछ खास इलाकों में है, जैसे झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उन जगहों पे ज़्यादा है। लेकिन जो एससीज़ हैं वो पूरी देश में फैले हुए हैं।
है। तो जो SCs वाली कॉन्सिक्वेंसी है उनको टाइम टू टाइम रोटेट भी किया जाता रहता है। तो ये पूरा तरीका है कि किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसीज को रिज़र्व किया जाता है, और ये रिजर्वेशन करने का कारण है जो मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।